हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीए जितेंद्र चौहान में। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और वो टॉपिक है हमारा टीडीएस से रिलेटेड। तो हमारे टीडीएस में एक सेक्शन है, सेक्शन 194 एन, जो कि हमें हमें केस विड्रॉ के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करता है। तो हम उसके बारे में चलो डिटेल में जानेंगे। तो प्लीज़ यार, हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले हमें जो बताता है टीडीएस ऑन केस विड्रॉल सेक्शन 194 एन। तो 194 एन जो हमारी बात करता है वो करता है हमारी केस विड्रॉ पर। क्या है कि हम जो पैसे निकालते हैं उसके ऊपर हमारे टीडीएस कटेगा। कौन काटेगा? देखिए, से एप्लीकेबिलिटी और रेट के बारे में हम बात करते हैं। तो सेक्शन 194 एन प्रोवाइड्स दैट द एवरी पर्सन बीइंग बैंकिंग कंपनी, है ना, टू विच बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि इंगेज है बैंकिंग कंपनी में या पोस्ट ऑफिस में, इनसे अगर आप पैसे विड्रॉ करते हो तो ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर पेइंग एनी सम बीइंग अमाउंट या एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एज द केस में बी, केस एक्सीडिंग। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप कोई बैंक है या कोऑपरेटिव बैंक जो कि हमारी बैंकिंग सेक्टर में इंगेज है या पोस्ट ऑफिस, यदि ये पे करते हैं क्या, अमाउंट या एग्रीगेट अमाउंट। देखो, अमाउंट का मतलब है ना, और एक एग्रीगेट अमाउंट एज द केस में भी, इन केस एक्सीडिंग कितनी, यदि 1 करोड़ रुपए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है, टू एनी पर्सन फ्रॉम वन और मोर अकाउंट मेंटेन बाय द सच रिसिपेंट पर्सन, तो विथ इट सेल बी डिडक्ट एट, तो आपको टीडी डिडक्ट करना पड़ेगा कितने परसेंट की रेट से, 2% की रेट से ऑफ सच सम। अब चलिए हम इसकी बात समझते हैं। देखो, पहली चीज़ तो बोल रहा है कि अमाउंट का मतलब हुआ अगर अगर एक साथ 1 करोड़ रुपए वो भी काउंट होगा, या टुकड़ों में, जैसे कैसे, एक बार आपने 15 लाख रुपए निकाल लिए, फिर आपने 10 लाख रुपए निकाल लिए, ऐसे करके अगर आपकी पूरी लिमिट 1 करोड़ रुपए से ऊपर हो जाती है तो टीडीएस कटेगा। कितने परसेंट की रेट से कटेगा? 2% की रेट से कटेगा। अब देखो, इसमें यही बोला है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक अकाउंट, अगर जो वो पर्सन जो रिसिपेंट पर्सन है, अगर वो जैसे मान के चलो 3 अकाउंट है, तो तीनों अकाउंट जोड़ के अगर आप भी पैसे की लिमिट देखी जाएगी। जैसे आपने मान के चलो एक अमाउंट से आपने निकाले 25 लाख रुपए, एक से निकाले आपने 50 लाख रुपए और एक से निकाले आपने 60 लाख रुपए, तो इन तीनों मिला के अगर आप तब भी आपके 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाएंगे तो भी आपके ऊपर टीडीएस के प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें लिमिट कैसे देखनी है। हम चाहे तो एग्रीगेट भी दे सकते हैं, हम अलग भी दे सकते हैं। उसके बाद जो है कि एक अकाउंट नहीं, जितने भी आपके अकाउंट पूरे मेंटेन होते हैं उन पूरे अकाउंट की लिमिट को जोड़ा जाएगा। मतलब कैसे, अब मिला के अगर मान लो 4 अकाउंट है आपके, 3 अकाउंट है, तीनों अकाउंट में जो अगर आज से मिला के अगर आप 1 करोड़ रुपये निकाल लेंगे तो भी आपको निकाल लिया जाएगा, तब भी मान लिया जाएगा आपके ऊपर आपने 1 करोड़ रुपये विड्रॉ करे हैं। अब हमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि वेयर द रिसिपेंट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर मान के चलो जो रिसिपेंट है, जो पैसे विड्रॉ करने वाला है, यदि मान लो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो जो हायर थ्रेस लिमिट ऑफ 3 करोड़ इज एप्लीकेबल फॉर केस विड्रॉ। तो जो लिमिट 1 करोड़ है ना, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कितनी हो जाएगी, 3 करोड़ रुपये हो जाएगी। उसके बाद हमारी जो सेकेंड है कि टाइम, हम किस टाइम हम डिडक्शन करेंगे। तो देखिए, द डिडक्शन इज टू बी मेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब हम पेमेंट करेंगे सच सम के, जब भी हम क्या करेंगे, उसका उसका हम टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे। अब देखिए, इसमें एक चीज़ और है कि तीसरी चीज़ क्या बोल रहे हैं कि मॉडिफिकेशन इज रेट ऑफ टीडीएस, मतलब टीडीएस का रेट क्या हो जाएगा, मॉडिफिकेशन हो जाएगा, और थ्रेश रेट लिमिट भी आपकी मॉडिफिकेशन हो जाएगी। अगर विड्रॉल रिसिपेंट इज हु इज नॉट फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। अगर मान के चलो जो रिसिपेंट है, जो केस विड्रॉ करने वाला है, अगर उसने अपने पिछले 3 सालों की रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो उसके लिए जो टीडीएस का रेट है और जो उसकी लिमिट है निकालने की, वो क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। अब चलिए देखो कैसे हो जाएगी। अगर मान के चलो एक रिसिपेंट है जो कि रिटर्न फाइल नहीं करता है, इनकम ऑफ ऑल 3 असेसमेंट ईयर, कौन से ईयर की, असेसमेंट ईयर, रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर,
तो विद द एट द टाइम ऑफ लिमिट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 है 139(1) मान लो इंडिविजुअल केस में कितनी होती है, वो होती है 31 जुलाई, और कंपनी अदर केस में कितनी होती है, जिनका ऑडिट होता है उसके केस में होती है 30 सितंबर। अगर इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, तो द पेमेंट ऑफ सम मेड या सम सेल मीन द अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट एज द केस में बी, तो मे बी इन केस ऑफ 20 लाख। देखो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, इसकी लिमिट हो जाएगी 20 लाख रुपए, जो हमारी ऊपर 1 करोड़ रुपए थी। अगर कोई व्यक्ति रिटर्न फाइल नहीं करता है 3 सालों तक, तो उसकी लिमिट 1 करोड़ से रिड्यूस होकर कितनी हो जाएगी, 20 लाख हो जाएगी। अब देखिए हम सबसे पहले असेसमेंट ईयर को समझ लेते हैं कि हमारे ऊपर ये प्रोविजन कब एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे कि हमारा असेसमेंट ईयर, जैसे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर, जैसे हमारा असेसमेंट ईयर क्या 21 22, उसके बाद एक हमारा क्या हो गया 22 23, और एक हमारा क्या हो गया, एक हमारा हो गया 23 24। ये क्या हो गया हमारे असेसमेंट ईयर। इनका प्रीवियस ईयर क्या कहलाएगा, इनका प्रीवियस ईयर कहलाएगा 20 21, इसका कहलाएगा 21 22, इसका कहलाएगा 22 23। अगर आपने इन असेसमेंट ईयर की रिटर्न फाइल नहीं करी, तो आपका जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर रहेगा, कौन सा रहेगा आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर, आपका असेसमेंट ईयर रहेगा 24 25। तो आपका जो आने वाला ईयर कौन सा है, आने वाला ईयर आपका 23 और 24। तो 23 और 24 में आपका ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल वाला रेट एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि वाला जो आपकी लिमिट 1 करोड़ रुपए थी ना, वो रिड्यूस होकर कितनी हो जाएगी आपकी 20 लाख रुपए हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब इसमें जान लेते हैं इसमें क्या है। तो देखो अगर कोई व्यक्ति ने रिटर्न फाइल नहीं करी, तो जो हमारी 1 करोड़ की लिमिट रहती है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 20 लाख रुपए हो जाएगी। क्या प्रीवियस ईयर द टैक्स शैल बी डिडक्ट एट द रेट ऑफ, तो देखो 2% ऑफ सम, जहां पर अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट एज द केस में बी बीइंग पेड इन केस, अगर 20 लाख रुपए से आप ज़्यादा निकाल लेते हैं पैसे, लेकिन 1 करोड़ के अंदर, जैसे क्या हुआ आपने 20 लाख रुपए आपकी लिमिट हो गई है, 20 लाख रुपए से लेके जो 1 करोड़ रुपए तक है, इसका मतलब जो एक्सेस अमाउंट, हम इस पे क्या काटते हैं, हम एक्सेस अमाउंट पे काटते हैं 20 लाख के बाद। जैसे कि 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में कितना है एक्सेस, 80 लाख है, तो 80 लाख रुपए के ऊपर आपको 2% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा आपका। लेकिन देखो उसके बाद बोल रहा है कि 3 करोड़ रुपए इन द कोऑपरेटिव बैंक, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक के केस में क्या रहेगा, ये 20 लाख रुपए से लेके 3 करोड़ रुपए तक रहेगी आपकी लिमिट, है ना। तो इस पर 2% टीडीएस आपका कटेगा। नेक्स्ट क्या होगा, 5% ऑफ द सम, जहां पर अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट एज द केस में बी बीइंग पेड इन केस। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपकी जो, अगर आपका इनका आपका जो अमाउंट विड्रॉ करना वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपके 1 करोड़ से लेके एग्जाम्पल के तौर पर आप 2.5 करोड़ रुपए आप निकालते हैं, 2.5 करोड़ रुपए आप निकालते हैं, तो आपने कितना एक्सेस निकाला, 1.5 एक्सेस निकाला। तो इस 1.5 पर कितना एक्सेस टीडीएस डिडक्ट कटेगा आपका, 5% की रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। कोऑपरेटिव केस में क्या होगा, कोऑपरेटिव केस में ऐसा हो जाएगा, ये 3 करोड़ रुपए से एक्सेस, जैसे मान के चलो आपने 5 करोड़ रुपए निकाले, तो जो एक्सेस अमाउंट है 2 करोड़ रुपए, इसके ऊपर आपके 5% टीडीएस कटेगा। किसे, कोऑपरेटिव केस। कुल मिला के कोऑपरेटिव की लिमिट कितनी है, 3 करोड़ रुपए, और नॉर्मली कितनी है आपकी, 20 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए। आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा। अब इसमें बोला है कि हालांकि द सेंट्रल गवर्नमेंट इज पावर टू स्पेसिफाई विद द कंसल्टेशन ऑफ आरबीआई द रिसिपेंट हुज केस द प्रोविजन शेल नॉट बी अप्लाई। अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसको प्रोविजन अप्लाई ना करे, और अगर चाहे तो रिड्यूस रेट से कर सकती है, सब्जेक्ट टू सेटिस्फिकेशन ऑफ कंडीशन। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है क्या है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस। देखो नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस क्या, कहाँ पर 194(n) नहीं लगता है। तो देखो लाइबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स सोर्स अंडर सेक्शन 194(n) शेल नॉट बी एप्लीकेबल। अगर मान के चलो बैंक से पैसे कौन निकालता है, सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है, गवर्नमेंट निकालती है, तो टीडीएस नहीं कटेगा। यदि कोई बैंकिंग कंपनी है या कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज है, अगर वो पैसे विड्रॉ करती है तो टीडीएस नहीं कटेगा। यानी एनी बिजनेस करस्पॉन्डेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा।
उसके बाद अगर केयरिंग ऑन बिजनेस ऑफ बैंकिंग ऑफ द अकॉर्डेंस विद द RBI गाइडलाइन तो आपका नहीं कटेगा। या फिर एनी वाइड लेवल ATM ऑपरेटर, जो ATM ऑपरेटर होते हैं जो बैंक के, बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज इन केयरिंग ऑफ बिजनेस ऑफ बैंकिंग अकॉर्डेंस विद द RBI तो नहीं कटेगा। एक जो होता है जो ATM में जो पैसे डालती है वो एक एजेंसी होती है, इसे क्या बोलते हैं, केस रिप्लेसमेंट एजेंसी बोलते हैं, और उसकी फ्रेंचाइजी उसके एजेंट के ऊपर भी TDS नहीं कटेगा अगर वो पैसे निकालता है। एक कोई कमीशन एजेंट है जो ट्रेडर है जो ऑपरेटिंग अंडर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी या रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उसके लिए निकालता है तो सेक्शन 194N एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही इनकम टैक्स GST अकाउंट से रिलेटेड शानदार वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।